वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पब्लिक एड की जो क्लास है उसके अंदर। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, सेकंड चैप्टर मुख्य कार्यपालिका। इसमें हम मुख्य कार्यपालिका का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, ठीक है, और मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, इसके कार्य तक कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि थोड़ा सा आपको डिस्कशन सा करना है कि भारत में मुख्य कार्यपालिका, भी हमने मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि हमारे देश में मुख्य कार्यपालिका की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है इसकी। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा संविधान है ना, उसने क्या किया है, हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की है। जिसमें क्या है, हमें पता ही है, पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है, सर्वे सर्वा बनाया गया, और उसे व्यापक रूप से कि संविधान के द्वारा उसे बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। उसे संविधान के रक्षक की भूमिका भी दी गई है, और उसे हमारे देश का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, और सारी कार्यपालिका शक्तियाँ उसके अधीन है, ठीक है। संसद से अभिप्राय, राष्ट्रपति सहित संसद, भी संसद के दो अंग बताए जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है उसे भी संसद का अंग माना गया है। लेकिन भारतीय संविधान गणराज्य के साथ साथ संसदात्मक व्यवस्था भी स्थापित करता है, जिसमें भी हमें संविधान ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो बताई है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो जो ये जिसमें संसद की प्रमुखता होती है, इसमें क्या होता है, जो राज्याध्यक्ष है यानी कि जो राष्ट्रपति है, वो क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता। मतलब कि उसे जो शक्तियाँ प्रदान की हुई है ना, वो नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, उनका असल में प्रयोग कौन करता है, हमारा प्रधानमंत्री करता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद है ना 74, उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के प्रामानुसार सभी कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत की मुख्य कार्यपालिका है वो नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र की शक्तियाँ दी गई हैं, और जो प्रशासकीय शक्तियाँ हैं वो वास्तव में कौन प्रयोग करता है, हमारा प्रधानमंत्री। उसके बाद हम बात करते हैं सफल मुख्य कार्यपालिका के गुण की। जो एक मुख्य कार्यपालक होता है, अच्छा मुख्य कार्यपालक है, सफल मुख्य कार्यपालक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। एक तो उसे बच्चों, सबसे पहले तो उसे एक अच्छा नेता होना चाहिए। दूसरा, उसका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, बड़ा ही सबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर प्रशासकीय गुण, यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए गुण होने चाहिए। दूसरा, उसके अंदर राजनीतिक गुण, क्योंकि बताया था कि जो कार्यपालक है वो दो तरह से काम करता है, एक तो वो राजनीतिक और एक वो प्रशासकीय। तो उसके अंदर राजनीतिक गुण यानी कि राजनीति के भी गट्स होने चाहिए। देखिए, अच्छा नेतृत्व, एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में कि किसी जो मुख्य कार्यकारी है वो क्या होता है, प्रशासनिक यंत्र के ईंधन के रूप में भी प्रशासन को चलाने का जो दायित्व होता है वो मुख्य कार्यपालक का ही होता है। तो इसीलिए उसे अच्छा नेता होना चाहिए। जो मुख्य कार्यपालक है उसे क्या होना चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा प्रशासन क्या है, निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है इसमें सबल व्यक्तित्व। भी किसी लेखक ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार केवल कपड़े पहनकर एक पुतले को मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार केवल वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने पर एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह मुख्य कार्यपालिका नहीं बन सकता। भी जैसे किसी पुतले को अगर हम कपड़े पहना दें और हमें उसे कह दें कि वो एक व्यक्ति बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक किसी तरह से क्या है कि किसी भी व्यक्ति को हम मुख्य कार्यपालक नहीं बना सकते, ठीक है, कि उसका जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, वही क्या बन सकता है, मुख्य कार्यपालक बन सकता है। तीसरा इसके अंदर आता है प्रशासकीय गुण। भी मुख्य कार्यकारी को प्रशासन से संबंधित प्रत्येक विषय का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो प्रशासन में नए नए प्रयोग कर सके, ठीक है। उसके अंदर राजनीतिक गुण भी होने चाहिए कि वो मतलब कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपने मतलब कि वाक पटुता यानी कि बोलने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि लोग उसे सुन सके, समझ सके। तो इस तरह से एक मुख्य कार्यपालक के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों इसमें आता है मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। तो जो कार्यपालिका होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका और एक राजनीतिक कार्यपालिका। लिखा हुआ आप देख भी पा रहे होंगे, कार्यपालिका के प्रकार, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। अब इसमें हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और परमानेंट। भी स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या अंतर होते हैं इन दोनों कार्यपालिका में, स्थायी और राजनीतिक में, कि जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं ना, वो विशेषज्ञ होते हैं,
लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और इसके विपरीत जो मंत्री होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन हुए, मंत्री हुए ना। स्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं, नौकरशाही वर्ग, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी, जिनको क्या होता है, मतलब कि किसी परीक्षा के द्वारा उनको उनके पद पर चयनित किया जाता है। और राजनीतिक कार्यपालिका इसमें मंत्री शामिल होते हैं। तो जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। अब जैसे डॉक्टर ही लगा लीजिए आप, ठीक है, अभी हर किसी को तो डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता ना, वो मेडिकल जो लाइन है उसके अंदर क्या होगा, वो उसके अंदर क्या होगा, विशेषज्ञ हो गया। अब कोई मंत्री है, अब शिक्षा मंत्री जिसे बना दिया, जरूरी नहीं है कि उसके पास सारी डिग्रियां हों, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मंत्री क्या होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, यानी कि राजनीति से संबंधित होते हैं। इसके विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी है वो तटस्थ, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। हर 5 साल बाद सरकारें बदलती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अब IPS है, IAS है, DG है, उनको कोई मतलब नहीं होता। डॉक्टर है, उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन मतलब कि हमारा CM है और कौन PM है। उनका केवल काम होता है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है, हम देखते हैं हर 5 साल बाद नए मंत्री बनते हैं, लेकिन लोक सेवाओं का कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। हम देखते हैं अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, हमने बात की थी कि 65 वर्ष तक की उसकी क्या होती है, एज होती है, कि तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक इसी तरह से आप टीचर लगा लीजिए, डॉक्टर्स लगा लीजिए, पुलिस अधिकारी लगा लीजिए, या अन्य कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लगा लीजिए, उनकी जो टाइम पीरियड होता है ना वो क्या होता है, फिक्स होता है बच्चों। उसके बाद मंत्रियां नीतियां बनाते हैं। जो मंत्री होते हैं नीतियां बनाते हैं देश के, लेकिन उनको लागू कौन करता है, प्रशासनिक अधिकारी भी। जैसे शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा मंत्री है उसने शिक्षा के लिए क्या बना दिया, एजेंडा तैयार कर दिया, लेकिन उनको एक्चुअल में लागू कौन करेगा। अभी टॉप पे तो ये अधिकारी हो गए, उसके बाद कौन होता है, नौकरशाह वर्ग होता है जो प्रशासनिक अधिकारी, वो क्या करेंगे, उन्हें जनता तक पहुंचाएंगे। उसके बाद मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी नहीं। बिल्कुल सही बात है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है बच्चों अपने कामों का, किसको, जनता को भी, जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, वो संसद के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, इनको मतलब कि कोई जवाबदेही नहीं होती इनकी, ये अपना काम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक हो रहता है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी जो कार्यपालिका होती है, इन ये तो अभी हमने बात की डिफरेंस, यानी कि अंतर किया इनके अंदर, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है और स्थायी कार्यपालिका है उसमें बड़ा गहरा संबंध है। राजनीतिक कार्यपालिका बहुत हद तक स्थायी कार्यपालिका, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे बताया ही मैंने आपको भी, शिक्षा मंत्री है जैसे, ठीक है, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष हो गया, तो वो किसके साथ जुड़ा है, वो जितनी भी नीतियां बनाएगा वो किसके थ्रू बनाएगा, जो उसके प्रशासनिक अधिकारी है। तो वो किस पर निर्भर है, क्योंकि उसे शिक्षा से संबंधित कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो विशेषज्ञ नहीं होते अपने विषय में, इसलिए वो शिक्षा से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से इनके बीच जो संबंध है वो काफ़ी गहरा होता है। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों ही है, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका, इनमें क्या है, आपस में गहरा संबंध और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसी भी प्रशासन की कुशलता के लिए आवश्यक है कि दोनों में, यानी कि स्थायी कार्यपालिका यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि मंत्री होते हैं जो बड़े बड़े, उनके आपसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। उनके विश्वास की भावना, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सके और अपने देश का समुचित विकास कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका जो रह गया था, एक तो मुख्य कार्यपालिका के गुण आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको आज करवाया, और कार्यपालिका के प्रकार, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और दोनों क्वेश्चनों को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट आउट करेंगे।